ऑर्थोगोनल सर्कल्स अभी तक नहीं पढ़ा है ना? नहीं, नहीं पढ़ाया। ऑर्थोगोनल सर्कल्स एंड रेडिकल सर्कल्स एक साथ ही पढ़ेंगे, हाँ वो ठीक है आज सैटरडे वाले लेक्चर के बाद आएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट इज गिवन एज 1,2। तो आपको निकालना है कि इस पॉइंट से जो भी टैंजेंट्स बनेंगे ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेपरेटली नहीं कराया था, याद है आप लोगों को मैंने पेयर ऑफ टैंजेंट्स निकालना बताया था कि मेरे पास एक सर्कल होगा, सर्कल से एक पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज 1,2, यही वाला पॉइंट है, तो इससे दो टेंजेंट्स बनेंगे। ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, आप चेक कर सकते हो। सर SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ हाँ, तो मैंने पेयर ऑफ टैंजेंट्स बताया था, ठीक है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ बोथ द टैंजेंट्स इंडिविजुअली? एनीवन? सेंटर क्या है सर्कल का? 1, सर -2। 1, -2। रेडियस क्या है सर्कल का? अरे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √12 1 का स्क्वायर प्लस 2 का तो स्क्वायर -2 आ रहा है रूट के अंदर। -2 आ रहा है, मैं इसको 1 कर रहा हूँ। अभी बताओ। सर अभी 2 आ रहा है। हाँ सर, अभी 2 आ रहा है, रेडियस 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास सर्कल हो गया, सर्कल की इक्वेशन हो गई, मेरे पास पॉइंट हो गया, एंड ऑब्वियसली दैट पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन बोथ द इक्वेशन, मतलब बोथ द टैंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ बोथ द टैंजेंट्स? एनीवन? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट निकालनी है। डायरेक्ट सर टैंजेंट वाली अज्यूम चीज कर तो लेंगे इक्वेशन है y = mx + c, और फिर हम्म, सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस उस लाइन पर रहेगी वो r रहेगी, तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब वाले p इज तरीके इक्वल से टू हो r, जाएगा। p इज हाँ इक्वल टू सर। r अप्लाई करेंगे ना। देखो ये यही सबसे इजी वे है। अभी हम लोगों ने जब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक रीजन था इसके पहले नहीं बताया था, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट टैंजेंट नहीं पढ़ा था। तो डायरेक्ट टैंजेंट में हम लोगों ने एक चीज देखी, और वो क्या देखी कि इफ, ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, अभी देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा था, इस पॉइंट को स्ट्रेच करके पीछे ले आ रहा था, और मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा था, राइट? स्टेप 1 तो यही था ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। यस सर। तो अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर मैं क्या कर रहा था, y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h, मैं सर्किल इस टैंजेंट की इक्वेशन अज्यूम कर रहा था। फिर किसी भी सर्किल के लिए p इज इक्वल टू r अप्लाई करके आई वाज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ m, और मेरा क्वेश्चन हो जा रहा था। अब ध्यान से देखो तो इस गिवन क्वेश्चन में स्टेप 1 इज ऑलरेडी देयर, आपको ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है। अब गिवन सर्किल के लिए अगर आप p इज इक्वल टू r सिंप्लीफाई कर लो, ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी डायरेक्ट टैंजेंट में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट में। अब अगर मैं डायरेक्ट गिवन सर्किल के लिए p इज इक्वल टू r अप्लाई कर लूं, तो विल आई बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ बोथ द टैंजेंट्स, क्योंकि m मिल जाएगा, राइट? यस या नो? यस मिल सर। जाएगा कि नहीं? तो बस वही करते हैं। फिर p इज इक्वल टू r अप्लाई करने के लिए इस सर्कल की इक्वेशन क्या, इस टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1। और अब अगर मैं p इज इक्वल टू r अप्लाई करूंगा, तो सबको पहले एक साथ एक साइड कर लेते हैं। तो mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 नहीं रहेगा। सर -m + 2 रहेगा। m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? उसके बाद फिर क्या करना है मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस सेंटर पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस सेंटर पे निकालोगे, तो ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें, बट मैं आप लोगों को कैसे और भी जगह ये चीज, ये मेथड वैलिड होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, m माइनस प्लस 2 माइनस m प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस के इक्वल कर दूंगा 2, यहाँ से m की वैल्यूज आ जाएंगे। तो m की वैल्यूज निकाल के बताओ जल्दी से क्या आ रही है। ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है। सर +- √3 आ जाएगा। +- √3 आ रहा है,
तो अब देखो इक्वेशन मिल गई बहुत इजीली। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस टू प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री x minus 1, and this is the easiest approach. This is the easiest approach that you can apply. बाकी भी चीजें होंगी, बाकी भी मेथड्स हो सकते हैं, but this is the easiest one and remember this one. ठीक है, तो जो चीजें हमने डायरेक्ट टैंजेंट के लिए पढ़ी उस चीज को अप्लाई करके आप इंडिविजुअल इक्वेशंस को निकाल सकते हो। तो मोहित, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिला होगा तो अभी जो लेंथी जा रहा होगा, now this question will become much easier. सर मुझे वो p is equals to r वाला स्टेप नहीं समझा, वो वापस। p is equals to r लास्ट क्लास में बताया था ना, पूरा डिस्कस किया इस पे। p is equals to r क्या करोगे, देखो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है, मान लो मेरे पास, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, y माइनस टू इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस वन। आपको यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, दिस पॉइंट इज गिवन एज 1, माइनस टू, और आपको ये डिस्टेंस पता है 2, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। यस सर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाओगे तो इसी तरह से लगाओगे, इस डिस्टेंस को इक्वल टू 2 करोगे, राइट। तो Okay. डिस्टेंस को इक्वेट किया 2 से, तो वहां से m की वैल्यू मिल गई। अब इसको p इज इक्वल्स टू r क्यों बोल रहे हैं, p आई एम यूजिंग फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जिसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, और दैट इज इक्वल्स टू रेडियस इन दिस केस, so that is why I am saying p is equals to r. हाँ देती कुछ बोल रहे थे। सर आपने जो मॉड में m प्लस टू माइनस m प्लस टू लिया है, वो हाँ प्लस टू कहाँ से आया, तो माइनस वन होना चाहिए ना y का। नहीं, मैं सबको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो mx माइनस वाई माइनस m प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। तो बट उसमें तो क्या कहते हैं, x और y के कोएफिशिएंट लेते थे ना मॉड के न्यूमरेटर में। मॉड के न्यूमरेटर में x की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो ना, y की जगह ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है सही, हाँ समझा, थैंक यू। हाँ, तो सबको समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को, बहुत हाँ, इजी वे है ये, दिस इज द इजीएस्ट वे मतलब। अच्छा, अब एक टर्म है छोटा सा, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, डायरेक्टर सर्कल। एनी आइडिया क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, किसी को कोई आइडिया क्या होता है? नहीं है? सर। अच्छा ठीक है, समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, इफ आई हैव अ सर्कल एंड मैं पहले एक डेफिनेशन लिख लूँ, लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point, locus of point of intersection, a point नहीं, locus of point of intersection locus of point of intersection। सर मैं लैग हो गया था, अपने क्वेश्चन के बाद एक रहा है ना। हाँ बस मैंने हेडिंग डाली डायरेक्टर सर्कल, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ओके locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents drawn to a given curve is called director circle of the given curve. It's called director circle of the given curve. The locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangents drawn to a given curve is called director circle of the given curve. The given curve. अब देखो ये क्या कह रहा है, सबने नोट कर लिया ना? Yes. Okay. Now see what it is saying is कि मेरे पास अगर किसी point, मतलब दो म्यूचुअली टैंजेंट्स जहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इससे द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं
इसी tangents का मतलब इस पॉइंट P का लोकस बनाऊं, इस पॉइंट P का लोकस बनाऊं, तो जो सर्कल ट्रेस होगा, तो जो पाथ ट्रेस होगा, that will be a circle, and जो पाथ ट्रेस हो रहा है, जो सर्कल बन रहा है मेरा, that circle is known as the director circle. उस सर्कल को मैं बोलूंगा डायरेक्टर सर्कल. दिस इज अ डायरेक्टर सर्कल. मतलब मैंने दो ऐसे टैंजेंट्स लिए जो परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे बहुत सारे टैंजेंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स बन सकते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. बट जो वो पाथ ट्रेस करेंगे ना, हर बार वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मीट करेंगे. मतलब तो जो पाथ ट्रेस करेंगे वो एक बड़ा सा सर्कल टाइप का बनेगा, एंड दैट सर्कल इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल. और उस सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल. तो फिगर सबको क्लियर हो रही है? ठीक है. नाउ टेल मी कि हाउ कैन, मतलब मुझे ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन नोन है, आई नो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है. लेट्स से सर्कल इज बेसिक वाला, 0,0 सेंटर है और r रेडियस है. So now tell me, how can we determine the equation of director circle? Everyone, लोकस कैसे बनाएंगे? मतलब क्वेश्चन है कि आपको उस पॉइंट का लोकस चाहिए जहां पे टैंजेंट्स परपेंडिकुलरली मीट कर रहे हैं गिवन सर्कल से, एंड गिवन सर्कल इज x² + y² इज इक्वल टू r². क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? Everyone, is this question clear? Awesome. हाँ हाँ, ठीक है. सोचो. सर क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक गिवन सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू r², एंड मुझे locus of point where two tangents are perpendicularly meeting each other, mutually meeting each other perpendicularly. तो मुझे उस locus का इक्वेशन बताना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट locus. सर सर्कल के दो टैंजेंट लेंगे जिनका प्रोडक्ट -1 है और उनका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. सर्कल के दो टैंजेंट लेंगे जिसका प्रोडक्ट तो 0,0 वाले के लिए तो इजी है. 0,0 वाले के लिए निकाल करेंगे, लेंगे बाकी के लिए चेंज कर लेंगे ना. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करके बाकी के लिए चेंज कर लेंगे. ओके सर, तो 0,0 के लिए √2r हो जाएगा वो सर्कल का रेडियस. कैसे √2r निकाला बेटा? सर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर टैंजेंट्स बना दिया. अरे तुमने तो फिक्स कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया. ऐसे नहीं, मान लो ऐसा कुछ मेथड बताओ ना जो हर जगह के लिए एप्लीकेबल हो जाए. सर पॉइंट P निकल गया तो S1 + r² का स्क्वायर रूट हो जाएगा. S1 + r² का स्क्वायर रूट हो जाएगा. ओके. हाँ ठीक है, मतलब √2r ही आएगा. दैट इज नॉट इनकरेक्ट, सही कर रहे हो. बट ठीक है, कुछ और बेटर मेथड देखते हैं. सर वो 0,0 दिया तो डायरेक्टली बता सकते हैं. हाँ, फिर डायरेक्टली हो जा रहा है. मतलब मान लो मैं एक मेथड ऐसा करना चाह रहा हूँ कि उसी मेथड को अगर अप्लाई करके ना, इफ आई एम चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स तो हो जाए डायरेक्टली. अब अगर मैंने 1,-2 कर दिया सेंटर को, तो फिर तुम्हारे वाले मेथड से फिर थोड़ा मतलब S1 = t² वाला मेथड नहीं, उसके पहले वाले मेथड से फिर प्रॉब्लम होगी ना. नहीं सर, ठीक है, देखते हैं. √2r होगा. रेडियस आ गया इक्वेशन. रेडियस तो √2r ही रहेगा. रेडियस तो √2r ही रहेगा. इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो मैं दो मेथड्स बता रहा हूँ यहाँ पे. वन मेथड इज ऑलरेडी ब्रीफ्ड. जिसको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ देखो. मुझे क्या पता है, मुझे आई नो अ सर्कल. ठीक है. और सर्कल का सेंटर मुझे पता है इज 0,0 और रेडियस मुझे पता है. तो लेट्स से सबसे पहले क्या करोगे, लोकस वाला जो पॉइंट है उसको h, k मानोगे. 90 डिग्री पे अज्यूम कर लेना टैंजेंट है. उसके बाद देखो, आपको पता है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या होती है. y = mx ± r √1 + m². Now since this is passing through, since this tangent is passing through,
h comma k passing through p h comma k, तो h comma k will satisfy this, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k माइनस एम एच, x की जगह h रख दिया, y की जगह k रख दिया, इज इक्वल्स, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसको लेफ्ट हैंड साइड लाया हूँ, h कॉमा के यहाँ सब्सटीट्यूट किया है और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ Yes. अब यहाँ से क्या करो कि एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो देखो क्या हो रहा है, एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर इधर था, एम स्क्वायर एच स्क्वायर इधर था, कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 2m और यहाँ पे के स्क्वायर आएगा और आर स्क्वायर आएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक मिल गई सबको? हाँ, अब आप लोगों को पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। क्यों m1 इंटू m2 -1 है? क्योंकि अगर इसका कोई स्लोप m1 आ रहा है, इसका m2 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो -1 हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 में फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, c/a, यही आएगा ना? हाँ, सर। तो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसको सिंप्लीफाई करो और One is equal to R square. तो वहां से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, और एच और के को फाइनली हम क्या करते हैं, वापस से एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल आ गई। तो यहाँ से रेडियस आप लोगों को पता चल रहा है क्या हो रहा है, √2r, और सिंपल सा इक्वेशन बन गया। मतलब ये दिस इज मेथड 1 एंड ऑब्वियसली विल नेग्लेक्ट दिस मेथड, बट ठीक है, ये बेसिक्स वाले मेथड है एंड यही चीज़ें होनी चाहिए थी। तो नॉर्मल जो लोकस वाला मेथड होता है वो हमने फॉलो किया। ठीक है, तो ये मेथड सबको क्लियर है? क्या किया मैंने, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज किया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्योंकि ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं टेंजेंट, तो वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, फिर क्वाड्रेटिक बनी है, और मुझे पता है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो दैट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके फॉर्मूला मैंने इक्वेशन निकाल दी। आप में से काफी लोग मोर और लेस यही चीजें बोल रहे थे। नेक्स्ट इज मेथड 2, ज्योमेट्रिकल अप्रोच है थोड़ी, और देखो ये क्वेश्चन को कितना इजीली कर देगी। मेरे पास एक सर्किल है, एक सर्किल होने के बाद हैव अ पॉइंट, ऐसा टैंजेंट दिया हुआ है मुझे, ध्यान से देखो तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या बीच वाला भी 90 डिग्री होगा? हाँ सर। स्क्वायर बनेगा। ऑल्सो हाँ, ऑल्सो दिस इज आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो बचे हुए दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो विल दिस भी, मतलब ये स्क्वायर टाइप का लग नहीं रहा, इसको थोड़ा और स्क्वायर टाइप का लगाते हैं, बट सबको फील आ रही है ना क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ सर। अभी शायद थोड़ा थोड़ा स्क्वायर टाइप का लगेगा। सर आपने वो टेंजेंट का लेंथ r क्यों लिया? अभी मैंने लिया नहीं है कि हो गया। देखो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये भी आर है, ये भी आर है, तो अगर सब कुछ 90 डिग्री है और एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए आर, तो बाकी दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे ना। ओके सर, यस। तो दैट इज व्हाई मैंने इसको आर ले लिया। सर हाँ सर, आप मेथड 0 वापस समझा सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं वो मेथड 0 नहीं, मेथड 1 है वो। सॉरी, मेथड 1। मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ली y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, याद होगी ये।
उसके बाद फिर मैंने पॉइंट पी से, क्योंकि दोनों इक्वेशन सॉल्व सेटिस्फाई कर रही है पॉइंट पी को, तो मैंने पॉइंट पी सब्स्टिट्यूट कर दिया एच और के उसमें और स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। उसके बाद फिर इस स्क्वायर को ओपन किया है, एम ए क्वाड्रेटिक बना दिया। नाउ सिंस दिस इज, इसका एक रूट m1 होगा, इसका एक रूट m2, मतलब m1 और m2 स्लोप्स होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1 क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू -1 और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लिया, तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकल आया। ओके सर। ना मेथड 2 में मैं बता रहा था कि नाउ दिस इज कमिंग आउट एज अ स्क्वायर। नाउ इफ दिस इज कमिंग आउट एज अ स्क्वायर, तो देखो ये डायगोनल जो होगा वही डायरेक्टर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। OP विल बी द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। तो OP क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, वहां से भी निकल जाएगा। आ गया ना डायरेक्टली ये? सर स्टार्टिंग में इसी से बोला था। इसी से बोला था ना? हाँ मैं समझ रहा था कि कुछ कुछ इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, क्योंकि 0,0 दिया हुआ है तो डायरेक्टली हो जाएगा। सही है, करेक्ट है। तो यहाँ से क्या करोगे, डिस्टेंस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। क्वेश्चन तुरंत हो गया। तो ज्योमेट्री का मैंने बोला ना, जितने भी परपेंडिकुलर्स का यूज करोगे सर्कल्स में, क्वेश्चंस उतने इजी होते जाएंगे। सर वो स्क्वायर बना है उसके बाद वापस बताओ ना एक बार। स्क्वायर के बाद तो तुम्हें बस डायगोनल ही निकालना है। डायगोनल विल बी एक्टिंग एज अ रेडियस ना फॉर दिस सर्कल। ये स्क्वायर का डायगोनल OP विल बी एक्टिंग एज अ रेडियस ना। अच्छा हाँ सर। तो ये 0,0 से अगर इसका डिस्टेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर। हाँ बोलो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस टाइप के टेंजेंट है, हमको ये अज्यूम करना ही पड़ेगा कि वो टेंजेंट्स रेडियस के साथ स्क्वायर बनाते हैं। होगा ही ऐसा, डायरेक्टर सर्कल में हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल वही सर्कल ही होता है ना जहाँ पे टैंजेंट्स परपेंडिकुलरली मीट करते हैं। और टैंजेंट्स अगर परपेंडिकुलरली मीट कर रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो 3 साइड अगर परपेंडिकुलर होगा तो चौथा भी परपेंडिकुलर होगा। उसमें से 2 अल्टरनेटिव साइड्स हमेशा R रहेंगे। तो दिस विल ऑलवेज बी द केस। ठीक है, क्वेश्चंस करें कुछ? इज दिस टॉपिक क्लियर? हाँ सर। हाँ बहुत इजी है ना। हाँ कुछ कह रहे थे अदिति? नहीं सर, बस हाँ बोला था, आप लोग सवाल करने वाले थे। ओके, अब जैसे डायरेक्टर सर्कल पे क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। फाइंड इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल of the circle x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। डन सर। सर वो 2 की सर जगह बस 2 4 की जगह 4 हो जाएगा। 2 की जगह 4 हो जाएगा और आंसर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। तो अगर मैं 2 की जगह 4 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x सॉरी प्लस 2y प्लस 1। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर। सी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपको इसी फॉर्म में लिखना है और फिर जो भी रहेगा ना यहाँ पे राइट हैंड साइड पे उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है।
2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर ये तो फिर ज्यादा ही सिंपल हो गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाना पड़ता है ना, जिससे कि थ्योरी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकालना है आपको, whose diameters are whose equation of director circle of the circle whose diameters are 2x minus 3y plus 12 is equals to 0 and x plus 4y minus 5 is equals to 0. And the area is 154 square units. Square units. इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल निकालना है उस सर्कल का जिसके डायमीटर्स गिवन है ये एंड ये। Also area of this circle is given as 154 square units. कैसे करेंगे बताओ? सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। सेंटर आ जाएगा। r स्क्वायर करेंगे तो उससे 154 आ जाएगा। तो वहाँ से रेडियस पता चल जाएगा, तो सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा एंड हेंस यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो निकाल के फाइनल आंसर बताओ। इसी फॉर्म में छोड़ देना आंसर, ये जो यहाँ 2 की जगह 4 कर रहे थे ना पहले, उसी फॉर्म में आंसर छोड़ देना, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। सर x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। y minus 2 की y plus 2? सर y minus 2। सेंटर क्या आ रहा है तुम्हारा? सर सेंटर -3,2 आएगा। -3,2 आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे पास सर मुझे आंसर -27/11, 21/11 आया है। नहीं बेटा, इतना नहीं आएगा। 23/31 आ रहा है x को प्लस 4y minus 5 is equals to 0। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2x plus 8y minus 10। सर तो 11y is equal to 22 आ गया, तो y is equal to 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा ना? y -2 आ रहा है। अरे -11y plus 22 is equal to 0 आ रहा है, तो फिर y is equal to 2 आएगा। y is equals to 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ही आंसर गलत लिखा हुआ है। फिर आंसर है x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98। ये है ना? हाँ, उसमें नॉर्मल वाले में 49 आया होगा रेडियस। हाँ नहीं, सर, मतलब r 7 स्क्वायर आया होगा। 49 आ गया था। r स्क्वायर 49 आया होगा। ठीक है, सबका आंसर मैच कर गया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ पॉइंट। एनी आइडिया? एनीवन, एनी आइडिया? नो आइडिया सर। नो आइडिया। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन जो है ना, वो इसकी लकीली फाइनली वी हैव समथिंग जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन बहुत इजी है और मैं बता दूंगा और तुरंत याद भी हो जाएगा। कुछ है भी नहीं फॉर्मूले में, मतलब कुछ है भी नहीं इस चीज में, पावर ऑफ अ पॉइंट इस टॉपिक में। बट सिंस एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है मल्टीपल टाइम्स,
तो बतानी है, तो एक टर्मिनोलॉजी की तरह ही समझो। थोड़ा सा ऊपर लोगे क्या? हाँ श्योर। तो लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बता दूंगा, इस चीज को समझा दूंगा, तो आई विल आल्सो आस्क कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ज्योमेट्रिकली, तो दैट इज समथिंग दैट यू गाइस हैव टू थिंक। ठीक है, तो पहले मुझे डेफिनेशन बताने दो इसकी, कि पावर ऑफ अ पॉइंट, जैसे मान लो क्या होता है ना कि मेरे पास एक सर्कल है, और एक सर्कल से अगर मैं पॉइंट P देखूंगा, कोई एक पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है सर्कल के। तो इफ आई विल सी अ पॉइंट P, लेट्स से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, एंड मेरे पास एक सर्कल है s इज इक्वल्स टू 0, तो पावर ऑफ अ पॉइंट का मतलब हो गया कि पावर ऑफ अ पॉइंट P x विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल का मतलब हुआ कि लाइक डेफिनेशन लिख लो, समझ जाओगे। पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर of a point P x1, y1 with respect to a circle s is equals to 0 is s1। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब वो एक S1 सर्कल बनाने के काबिल है। S1 सर्कल बनाने के काबिल नहीं। S1 की डेफिनेशन क्या थी? जब मैं पॉइंट को S सर्कल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई एम गेटिंग ना S1। यस। तो बेसिकली हाँ, पावर ऑफ अ पॉइंट क्या आ रहा है कि सर्कल के इक्वेशन में मैं पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो पावर ऑफ अ पॉइंट विल बी पॉजिटिव, पावर ऑफ पॉइंट P will be greater than 0 if point P is outside circle। सर ये तो एकदम स्टार्ट में आपने आउटसाइड हाँ मतलब इनसाइड मैंने वो ये सब चीज, बताया लेकिन था। हाँ वो पॉइंट वही वो है। बताया था कि हाँ, तो बस पावर ऑफ अ पॉइंट इज सिंपली दैट, इक्वल टू 0 इफ पॉइंट इज ऑन साइड सर्कल। लेकिन अभी इसका डीपर मीनिंग भी देखेंगे, और ये टर्म मैंने नहीं यूज किया था पावर ऑफ अ पॉइंट। हाँ सर, बस वो पॉइंट एंड सब्स्टिट्यूट पावर ऑफ करें। अ पॉइंट इज लेस देन 0 if point P is inside circle। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता रखी है। मैंने बोला भी था कि बहुत सिंपल सी चीज है, बट टर्मिनोलॉजी है तो हमें पढ़ना है पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, बट ध्यान से देखो तो अगर मुझे S1 दिया है तो ये S1 क्या होगा, लाइक अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली पूछने की कोशिश करूं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है? सर पर वो S1 तो सेंटर से टैंजेंट का डिस्टेंस हो जाएगी। स्क्वायर। टैंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टैंजेंट का सेंटर स्क्वायर आ से रहा है ना? डिस्टेंस। सर सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। सेंटर से डिस्टेंस, सर लेंथ ऑफ टैंजेंट था ना? लेंथ ऑफ टैंजेंट तो रूट S1 आती है, उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली आप क्या बोल रहे हो? सेंटर से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस S1 कैसे हो रहा है? सर नहीं, सॉरी, मतलब टैंजेंट से होगा, गलती से मैंने सेंटर बोल दिया। हाँ ठीक है, टैंजेंट लेंथ ऑफ टैंजेंट का तो फिर वो हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। बट अगर मैं लेंथ ऑफ टैंजेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, सही जा रहे हो, किसी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, सही चीज है, सही ऑब्जर्वेशन है कि S1 वर्ड होने का, S1 यूज होने का मतलब हमने S1 और कहाँ यूज किया है? हमने रूट ऑफ S1 में। सर इसका एक और सिग्निफिकेंस ये भी है सर क्या S1 कि मतलब वो x1 y1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना उसमें। हाँ, हाँ, तो वो सर्कल अगर हम नॉट इक्वल टू 0 तो कर फिर दें वो तो डिस्टेंस ही देगा। बेटा डिस्टेंस, मान लो टैंजेंट बनाता हूँ ना मैं, तो PT लेंथ इज रूट ऑफ S1 नॉट S1। लेकिन फिर PT स्क्वायर का भी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हाँ पता नहीं PT स्क्वायर हो जाएगा S1, ठीक है, हाँ, करेक्ट है। लेकिन बट सर PT लेकिन प्रॉब्लम स्क्वायर का सिग्निफिकेंस नहीं पता हमको। नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं पता वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ये चीज तब तक के लिए सही है जब तक पॉइंट आउटसाइड सर्कल है या ऑन सर्कल है। इनसाइड सर्कल के लिए डेफिनेशन गलत हो जा रही है ना, ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन गलत हो जा रही है। क्यों? देखो, अगर आउटसाइड सर्कल है तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर ऑफ, मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देना चाहूँ इसकी और आप लोग
टैंजेंट के लेंथ से रिलेट कर रहे हो तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन सही कब तक है, लिमिटेशंस है उसके ऊपर। लिमिटेशन क्या है कि पॉइंट आउटसाइड सर्कल है या ऑन सर्कल है, तब तक के लिए तो सही है ये डेफिनेशन। कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर है ज्योमेट्रिकली। दिस पावर ऑफ अ पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट। पावर ऑफ अ पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो सही है ये डेफिनेशन, बट लिमिटेशंस हैं इसके ऊपर। क्या लिमिटेशंस हैं? इनसाइड द सर्कल के लिए गलत हो जाएगा। सर वो सर्कमफेरेंस के पॉइंट का डिस्टेंस है। सर्कमफेरेंस के पॉइंट क्या? का डिस्टेंस है। सर्कमफेरेंस के पॉइंट का डिस्टेंस है मतलब से सर फिर इसका कोई इनइक्वालिटी के ग्राफ से कोई रिलेशन है? इनइक्वालिटी के ग्राफ सर से मतलब नहीं। सर्कल की सर्कमफेरेंस, बाउंड्री। हाँ सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट को क्या बोल रहे थे? सर सर्कमफेरेंस जो है मतलब सर्कल जो है उससे डिस्टेंस है। उससे डिस्टेंस है। बट वो तो अलग याद अलग है? पॉइंट्स के लिए डिफरेंट रहेगा ना हाँ ऐसे। याद है Tangent आप लोगों ने कुछ एक चीज ऐसे पढ़ी थी क्लास 10th में, PA into PB is equals to PT square। याद आ रहा है? प्रूफ करने को था PA into PB is equals to कॉर्ड्स PT के square। लिए सर ये तो SS1 is equal to T square जैसा लग रहा है। SS1 is equals to T हाँ square। SS1 is equals to T square में तो फिर वो पेयर ऑफ टैंजेंट हो जाएंगे ना। मैं टैंजेंट नहीं बना रहा, मैं एक सीकेंट बना रहा हूँ। लेकिन ये चीज आप लोग को याद है? आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है? हाँ सर। कहाँ? NCERT में। मतलब थ्योरी अरे नहीं था, वो क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ उसमें क्वेश्चंस थे, था। उसमें एक क्वेश्चन ये था PA into PB is equals to PT square प्रूव करने को था। अब शायद इससे कुछ था, हिंट ले सकते हो क्या? शायद था। अगर PA into PB is equals, शायद नहीं था डेफिनेटली था। ठीक है, अगर PA into PB is equals to PT square होता है, मैं PT square को डेफिनेशन के लिए नहीं यूज कर सकता हूँ, बट मैं क्या PA into PB यूज कर सकता हूँ डेफिनेशन में ज्योमेट्रिकल। और कैसे यूज कर सकता हूँ उसको भी देखो। क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल हो गया, इनसाइड सर्कल हो गया, कुछ भी हो गया, PA क्या सर है? वो PA प्रोडक्ट ऑफ क्लोजेस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया सर्कमफेरेंस सर्कल के साथ। एक पॉइंट का क्लोजेस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस एक सर्कल से। हाँ क्लोजेस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस एक सर्कल से, राइट। तो PA into PB क्या हो जाएगा? PA into PB विल बी, नहीं क्लोजेस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए तो फिर सेंटर से अच्छा हमेशा सर पास वो होना फिर से चाहिए ना। बाहर के लिए रहेगा, अंदर के लिए नहीं हो पाएगा। हाँ, अंदर के लिए वैलिड रहेगा ना, क्यों नहीं वैलिड रहेगा? PA into PB तो हमेशा वैलिड है ना। नहीं PA सर, क्या जो क्या है? क्लोजेस्ट और मैक्सिमम हाँ डिस्टेंस वाला। वो वापस से अंदर के लिए नहीं वैलिड रहेगा, क्योंकि वो तुम डायमेट्रिक पॉइंट ले रहे हो ना। हाँ सर। हाँ नहीं, तो उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। PA into PB इज अ सीकेंट बेसिकली। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है ना कि PA into PB बेसिकली पावर ऑफ पॉइंट होता है। PA into PB क्या हो गया कि अगर मैं किसी पॉइंट P से कोई सीकेंट बना रहा हूँ तो उसका सर्कमफेरेंस से मतलब सर्कमफेरेंस से नियरेस्ट वाले, मतलब एक एंड पे जो सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस आ रहा है, दूसरे एंड से जो सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस आ रहा है, उनका प्रोडक्ट जब मैं कर रहा हूँ तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू S1। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसकी PA into PB को यूज करके आती है। ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड है, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉइंट ऑन साइड ऑन द सर्कल लाई कर रहा है तो PA जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो हो जा रहा है। अब ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल में अगर आप PA into PB करते हो, PA into PB करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बट सिंस हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में चीजें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। ज्योमेट्री में चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। ज्योमेट्री में बस फिगर का एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, कैसे ज्योमेट्री बन रही है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो PA into PB is negative if P is inside circle, positive if P is outside circle।
तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है थोड़ी। मतलब ये तो मैंने बस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझाने के लिए कर दिया, बाकी पावर ऑफ अ पॉइंट के लिए तो आपको इतना ही यूज करना है। दिस इज समथिंग, दिस इज एंड, मतलब दिस इज द एंड सर कि एक छोटा पावर ऑफ सा अ पॉइंट डाउट होता है क्या। हाँ सर, अगर हमें सर्कल भी पता है और इसके अंदर एक पॉइंट भी हमने पी ले लिया, तो मतलब ये जो लाइन ए भी आपने बनाई है उसके लिए मतलब सर्कमफेरेंस पर पॉइंट कैसे पिकअप करेंगे? कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, हर उससे डिस्टेंस दूसरा सर दूसरा तो होगा ना। जैसे प्रोडक्ट मान लो ये हमेशा x1 सेम हो गया, रहेगा? हाँ प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, ओके सर। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। तो बेसिकली आप लोग सही सोच रहे थे कि पीटी वाले डायरेक्शन में ही सोचना था, पीटी स्क्वायर ही था बेसिकली जो चीज हमने S1 पढ़ी थी, स्क्वायर ऑफ अ पावर ऑफ अ पॉइंट, मतलब पावर ऑफ अ पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। बट इस चीज को मैंने कहीं और यूज किया, पी ए इंटू पी बी की तरह से यूज किया, क्योंकि पी ए इंटू पी बी इज ऑलवेज वैलिड। अगर अंदर चले जाओगे तो सर्किल के अंदर से टैंजेंट बनेगी ही नहीं ना, फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट वाली डेफिनेशन वैलिड नहीं रहेगी, बट पी ए इंटू पी बी विल ऑलवेज बी वैलिड। पर ठीक है, ये था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये नहीं भी समझ में आया होगा तो चलेगा। दिस येलो ऑरेंज वन, अगर ये नहीं क्लियर है तो भी चलेगा। दिस शुड बी क्लियर। पावर ऑफ अ पॉइंट होता क्या है? पावर ऑफ अ पॉइंट इज समथिंग, ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेक श्योर करना कि पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल s इज इक्वल टू 0 एंड s1, यहाँ पे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1, कोफिशिएंट शुड बी 1, तभी ये चीज वैलिड है, नहीं तो पावर ऑफ अ पॉइंट गलत आएगा। तो अगर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग लिखा है ना, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेना, उसको 1 कर लेना, तभी पावर ऑफ अ पॉइंट निकालना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड पावर of point P 1, 1 with respect to, again I'm saying that this point, this thing will only be used as a terminology in few of the questions, उसके लिए मुझे ये चीज बतानी जरूरी थी। This is not something that is very difficult or that is something, मतलब इसको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बोल सकते, this is something बस मुझे बताना था। -6x - 1 is equals to 0। जल्दी बताओ पावर ऑफ अ पॉइंट क्या है? सर -1/3। -1/3। तो अगर आपसे पावर ऑफ अ पॉइंट निकलवा करके फिर उसको किसी और तरह से यूज करेगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली इस चीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, आगे बढ़े। सर तो इसका यूज क्या आता है? इसका यूज क्वेश्चंस में आएगा ना, टर्मिनोलॉजी यूज कर लेगा, पावर ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, हाँ, वैसे फिर उसके बाद फिर उसको गिवन आगे दे कैसे देगा भी यूज, या हाँ हाँ, उस तरह से यूज करके क्वेश्चंस में फिर आगे यूज करेगा। मैंने बोला ना एक टर्मिनोलॉजी थी तो मुझे बतानी थी, तो मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज पोल एंड पोलर बताने वाले थे। पोल एंड पोलर ही बताऊंगा बेटा, उसमें सोच रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, पोल एंड पोलर। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है ना आप लोगों का? अगर मैं 2-4 मिनट एक्सटेंड कर लूँ तो चलेगा ना? सर मैथ्स का है सर। कहाँ है? मुझे एक और मैम ने बोला है कि लेक्चर एंड कर सर देना। एक्स्ट्रा नहीं क्लास सर, रखा सर है एक्स्ट्रा क्लास लेक्चर है। हेलो गुजराती सर का कितने बजे? 7:30। 9। तुरंत। अच्छा ओके, देखो पोल एंड पोलर क्या होता है ना, अब पहले मैं फिगर समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वर्ड्स और डेफिनेशंस पे मूव करूंगा। और थोड़ा माइंड ओपन करके बैठना, से डल माइंड से मत बैठना, नहीं तो नहीं समझेगा।
नहीं भी समझेगा तो भी चलेगा, मैं बता दूंगा किस पॉइंट तक समझना जरूरी है, जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट के लिए बता दिया था, बट स्टिल माइंड ओपन करके रखोगे तो ज्योमेट्री समझ में आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है। अब किसी सर्किल में चूज एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर, चूज एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर, सर्किल के अंदर भी बाहर भी कहीं भी चूज कर सकते हो, एक्सेप्ट सेंटर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। तो मैं लेट्स से ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। अब इस पॉइंट से देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस दैट कैन पास, राइट। एक सीक्वेंट ऐसी हो सकती है, एक सीक्वेंट ऐसी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंट हो सकती है। नाउ वो सीक्वेंट है उसके एंड पॉइंट से, जो सीक्वेंट है उसके एंड पॉइंट से ड्रॉ टैंजेंट, ड्रॉ टैंजेंट, तो वो कहीं पे मीट करेगा, राइट। इट विल मीट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। एक और सीक्वेंट लेते हैं, इससे भी बनाता हूँ। So it will again meet at a particular point, right? मैंने क्या किया है, चूज एनी पॉइंट एक्सेप्ट फॉर सेंटर, एक्सेप्ट फॉर सेंटर, सेंटर नहीं है वो, एंड उस पॉइंट से, सेंटर कहीं और होगा, उस पॉइंट से यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट। उसमें से 2 सीकेंट मैंने बनाए हैं, और जिस सीकेंट के एंड पॉइंट्स थे वहां से मैंने टैंजेंट्स बनाए हैं। तो दे विल बी मीटिंग एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर मीट कर रहे होंगे। तो इस वाली टैंजेंट के लिए, सॉरी इस वाली सीकेंट के लिए, सीकेंट 1 के लिए मैंने 2 टैंजेंट्स बनाई हैं, और सीकेंट 2 के लिए मैंने 2 टैंजेंट्स बनाई हैं। तो दे आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज Q डैश। तो यहाँ तक सबको क्लियर ही होगा, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस पे, इस पर्टिकुलर केस में पॉइंट P जो है था इस पोल, पॉइंट P इस पोल, ठीक है। एंड जितने भी Q मुझे मिलेंगे, मतलब जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q है इस पोलर, इस पोलर, पॉइंट P तो फिक्स है, जिस पॉइंट से आपको सीक्वेंस बनानी है वो दैट पॉइंट इज फिक्स्ड, बट Q पॉइंट इज वेरिएबल। तो बेसिकली पॉइंट Q इज नॉट पोलर, लोकस ऑफ पॉइंट Q इज पोलर, लोकस ऑफ पॉइंट Q इज पोलर, लोकस ऑफ, अभी मैं प्रॉपर डेफिनेशंस लिख पाऊंगा, इज पोलर। तो मैंने एक पॉइंट लिया, वो सर्किल के अंदर भी हो सकता है, सर्किल के बाहर भी हो सकता है, उससे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस बना सकता हूँ। उन सीक्वेंस के एंड पॉइंट्स से मैं टैंजेंट्स बनाऊंगा, तो दे विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो उन सारी सीक्वेंस का जो पॉइंट P इस पोल, जो उस पोल से पास हो रही हैं, उन सारी सीक्वेंस का अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लोकस ऑफ ऑल द मतलब ऑल द पॉइंट्स वेयर टैंजेंट्स आर मीटिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स जो पार्ट ट्रेस कर रहे हैं, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इज पोलर। तो अभी तक यहाँ तक सबको सब समझ में आया? सर P हमारा सेंटर नहीं है। नहीं, P इज नॉट अ सेंटर, P कैन बी एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है। जैसे एक और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है एंड मैंने कोई पॉइंट P लिया, तो P से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स बना सकता हूँ, सीक्वेंस बना सकता हूँ, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ से एक टैंजेंट बनाऊंगा और यहाँ से एक टैंजेंट बनाऊंगा, तो दिस इज Q एंड दिस इज Q डैश। तो पॉइंट P इज फिक्स, इसी को हम पोल बोलेंगे, और जो Q पार्ट ट्रेस करेगा ना, वट एवर पाथ Q विल बी ट्रेसिंग, फिगर अच्छा थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, समझ लेना। तो वट एवर पाथ Q विल बी ट्रेसिंग विल बी माई समझ लेना यार, ठीक है, विल बी माई बता दो ना। पोलर। हाँ पीछे ही बनेगा ही, बेसिकली जबरदस्ती उधर ले जा रहा था। तो दैट विल बी माई पोलर। यहाँ तक सबको समझ में आया?
सर मतलब सीक्वेंस बाहर एक्सटेंड होकर जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट पोलर होगा। नहीं, पॉइंट पोलर इज बेसिकली जो भी पाथ ट्रेस कर रहा है था क्यों, सीकेंट नहीं, जो टैंजेंट्स बाहर मीट एलिप्स कर रहा है। वगैरह बनेगा क्या कुछ? नहीं, एलिप्स नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर पॉइंट देखो ध्यान से, अगर पॉइंट पी बाहर है तो कुछ इस टाइप का, मतलब आप कोई भी टैंजेंट लेकर के देख लेते हैं, कोई भी टैंजेंट लेकर के देख लो, कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप आएगा। मैंने फिगर सही नहीं बनाई है बट समझ रहे होगे, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है सबको? हाँ यस सर। वैसे अंदर वाले के लिए भी बनाओगे ना तो भी आप लोग को स्ट्रेट लाइन दिखेगी, मतलब वो कुछ इस टाइप का रहेगा कि जाकर के कहीं मीट करेगी, वो पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन पे ही अप्लाई करेगा। बट ठीक है, अभी वो चीज को प्रूव करेंगे हम। बट पोल क्या है, पोलर क्या है, जो फिगर वाइज सबको समझ में आ रहा है अभी? P कैन नॉट बी सेंटर, पोल कैन नॉट बी सेंटर। सेंटर को छोड़ करके आप कोई भी सेंटर पॉइंट ले होगा लो, तो फिर टैंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे, है ना? पैरेलल हो टैंजेंट्स जाएंगे। पैरेलल जाएंगे, राइट। तो दैट इज व्हाई सेंटर नहीं लेंगे। तो पोल क्या हो गया, पोल की डेफिनेशन लिख लो पहले, उसके बाद फिर इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, एक ध्यान से, मतलब इस लोकस निकालने की कोशिश करेंगे। सर ये जो आपने पी लिखा है दूसरे डिग्राम जब पोलर उस वो पोलर लोकस है को ना? बोला है ना? हाँ, पोलर इस लोकस को बोला है। ये जो क्यू पार्ट ट्रेस कर रहा है ना, लोकस ऑफ पॉइंट क्यू इज पोलर। तो वो हाँ, पी क्या बोल पोल रहे है, थे? पी पोल है ना वो? पी पोल है, मतलब हाँ उसका पी नाम पोल ही है, पोलर है। ठीक है। तो पॉइंट पी इज पोल, पॉइंट पी इज पोल, अ पॉइंट through which infinite secant can be drawn, infinite secant can be drawn in a plane of curve। अच्छा, ये पोल और पोलर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था ना कि सारे कर्व्स के लिए वैलिड रहेगा ये। इन अ प्लेन ऑफ कर्व इज कॉल्ड पोल। तो ये जो चीजें, जो ये जो थ्योरी है ना, ये एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के लिए भी वैलिड रहेगी। दैट इज, ऐसा भी नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट जो मैं उसमें भी पोल होता है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो मैं समझाऊंगा वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, बट पोल और पोलर आपके सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू, जो मैंने किया है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूँ, जहाँ से जो मतलब सीकेंट के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी ब्रैकेट में लिख लेना, ड्रॉ tangents at A and B, at A and B. Now locus of all point of intersection, locus of all point of intersection, जहाँ पे A और B intersect कर रहे हैं, इस तरह के सारे locus is called polar, is called polar। बीच में शायद मैं secant वाली चीज मिस कर गया ना। Plane of curve is called pole, secant meets at A and B, secant जो meet करेंगे on the given curve, secant meet करेंगे A and B पे on the given curve, फिर through point of intersection of A and B draw tangents, मतलब जो भी
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी का, यहाँ पे जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं वहाँ पे tangents बनाओ at A and B. Locus of all the point of intersection is called polar. अब बेसिकली ये चीज हमने नोट कर ली, हो गया नोट? सर 1 मिनट। ओके हाँ डन सर। ओके, अब देखो अब मैं एक प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा या वो बेसिकली अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल रहेगा तो दैट इज बेसिकली t इज इक्वल्स टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह एक्ट करेगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली इक्वेशन ही आएगी। या अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो वो एक टैंजेंट, मतलब वो जो पॉइंट अगर पोल इनसाइड द सर्कल है तो दिस विल बी बेसिकली, अभी देखते हैं इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ प्रूफ इस चीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें P पता है, वी नो P, जहां से मुझे मतलब पोल पता है मुझे, ठीक है, वी नो P और ऑल्सो वी नो द सर्कल भी पता ही है, ठीक है, वी नो P एंड सर्कल एस इज इक्वल्स टू 0। तो अभी मैं एक फिगर बना रहा हूँ। इस फिगर से लेट्स से कि मैं एक पॉइंट P ले रहा हूँ, पॉइंट P ले रहा हूँ और मैं कोई पर्टिकुलर एक सीकेंट बना रहा हूँ। लेट्स से वो सीकेंट हो गई A एंड B, ठीक है, चलो इसको B और इसको A बोल देता हूँ। और यहाँ से जो टैंजेंट बनेगी वो मीट करेगी Q पे एंड दिस इज फिक्स, दिस इज पोल एंड Q जो पार्ट ट्रेस करेगा वो पोलर होगा, ठीक है। अब देखो फिगर देखो ध्यान से, कैन वी से दैट वी ऑलरेडी नो लोकस ऑफ Q? यहाँ पे क्या होगा कि लोकस ऑफ Q जो होगा दैट विल बी पोलर ऑफ P, पोलर ऑफ P। यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी? अभी तक कोई खोया तो नहीं ना बीच में कि हम कर क्या रहे हैं? हम पोलर पोलर पढ़ रहे थे। पोलर पोलर पढ़ते वक्त मैंने बताया कि एक पॉइंट जो कि सेंटर नहीं हो सकता वो फिक्स होगा। कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस पास होती हैं, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस पास होती हैं। तो उसमें से अगर मैं सारे सीक्वेंस का के एंड पॉइंट से टैंजेंट बनाऊं तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं ट्रेस करूं तो उसका जो लोकस होगा उसको हम पोलर बोलते हैं। डेफिनेशन बताने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या रिजल्ट्स ड्रॉ हो सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ हो सकते हैं, वो स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ पोलर पोलर से। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया P जिसको मैंने फिक्स कर लिया, इस केस में वो आउटसाइड सर्कल है, उसको मैंने पोल बोला। वहां से एक पर्टिकुलर सीकेंट मैंने ली और उससे टैंजेंट बनाया और वो Q पॉइंट पे मीट कर रहा है। और फिर मैंने बोला कि लोकस ऑफ Q जो होगा वही पोलर ऑफ P होगा। तो यहाँ तक आई होप सब एवरीवन इज विथ मी, राइट? तो अगर फिगर देखो तो क्या मैं t इज इक्वल्स टू 0 का यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज t इज इक्वल्स टू 0? यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि ए बी इज अ कॉर्ड। अब क्योंकि मुझे Q का लोकस निकालना है, मुझे लोकस बेसिकली लोकस ऑफ Q निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसको h, k ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब लेट Q बी h, k, ठीक है, एंड AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of given circle जो भी होगा with respect to chord of contact with respect to point Q है ना, h, k। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में chord of contact है, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है।
So equation of AB will be T is equals to 0, right? Equation of AB chord of contact will be T is equals to 0. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है. लेट्स से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गिवन सर्कल है. गिवन सर्कल टर्म यूज किया मैंने. तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये गिवन सर्कल हो गया. अब अगर कोई गिवन सर्कल होता है उस पे मैं t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करता हूं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं किसी पॉइंट h, k के लिए एनीवन, अगर मैं किसी पॉइंट के लिए किसी पॉइंट की h, k के लिए या x1, y1 के लिए इफ मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूं तो टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 0 होती है ना. वो क्या होती है? सर x स्क्वायर की जगह x x1 की y1 जगह x प्लस x1 by 2. हाँ, एक तो यही यूज करते हो ना, x स्क्वायर की जगह x1 यूज करते हो. तो यहाँ पे क्या मैं xh प्लस वाई के प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस h प्लस y f टाइम्स ऑफ y प्लस k प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, राइट? लिख सकता हूँ ना? हाँ. और अगर ध्यान से देखो तो क्या यही इक्वेशन ऑफ AB भी होगी? क्योंकि इस सर्कल के लिए मैं t इज इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ. इस सर्कल के लिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, तो क्या वो दोनों सेम होगी? विल दैट बी सेम? थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी तो यही कहती है. हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी t इज इक्वल टू 0 पढ़ा है, टेंजेंट के लिए भी t इज इक्वल टू 0 पढ़ा है. तो बोथ शुड रिप्रेजेंट द सेम थिंग. बोथ शुड रिप्रेजेंट द सेम थिंग. तो वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ अभी. तो सिंस इक्वेशन AB को भी यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, AB is one of the many lines and P के कोऑर्डिनेट्स में x1, y1 ले रहा हूँ, ठीक है. तो सिंस AB is one of many lines, बहुत सारी लाइंस में से एक लाइन है AB, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस बन सकते हैं ना, बट ऑल दोज लाइंस विल बी पासिंग थ्रू x1, y1, but all the lines will be passing through x1, y1. यूजुअली मैं इतना लिखता नहीं हूँ, बट मैं बहुत आराम से ब्रीफ करने चाह रहा हूँ जिससे कि कोई भी कहीं खोए ना, ठीक है. तो देखो मैंने क्या क्या किया अभी तक. मैंने एक पॉइंट लिया जिसको फिक्स कर दिया, उसको मैंने पोल बोला. पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 थे. अब मैं जितने भी सीक्वेंस बनाऊंगा, ऑल दो सीक्वेंस विल बी पासिंग थ्रू x1, y1, राइट? और सारे लाइन की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्टिंग एज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू x1, y1. Everything is acting as a chord passing through x1, y1. So if that is so, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ AB एक वेरिएबल पॉइंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सीक्वेंस में ले रहा हूँ. t इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन होगी. हमेशा कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होती है पासिंग थ्रू x1, y1. एक तो मैंने ये चीज यूज की. दूसरा, अगर कोई मेरे पास सर्कल गिवन है तो उस सर्कल के से किसी h, k पॉइंट के लिए, h, k इज आल्सो वेरिएबल पॉइंट, उसी का लोकस मैं निकाल रहा हूँ. उससे टेंजेंट की इक्वेशन विल बी xh प्लस yk प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस h प्लस y टाइम्स ऑफ f टाइम्स ऑफ y प्लस k प्लस c इज इक्वल टू 0. ये मुझे पता है, ठीक है ना. सिंस अब मैं इसी पॉइंट को जनरलाइज कर रहा हूँ. सिंस AB इज वन ऑफ द मेनी लाइंस बट ऑल द लाइंस विल बी पासिंग थ्रू x1, y1. जो सारी लाइंस है वो x1, पोल से पास होंगी, x1, y1 से पास होंगी. So this means that equation t is equals to 0 will be satisfied that by that point. और यही equation t is equals to 0 है क्या? Yes sir. तो x1, y1 इसको satisfy करेगा. तो अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x1, y1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो x1h प्लस y1k प्लस g टाइम्स ऑफ x1 प्लस h plus f times of y1 plus k plus c is equals to 0.
दिस इज व्हाट इज दिस? ये क्या आ रहा है फाइनली मेरे locus पास? of points सर एक स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, h और k की जगह x और y डाल देंगे तो स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। एच और के की जगह अगर मैं x और y डाल दूंगा तो फिर मेरे पास वही हो जाएगा ना, x(x1) प्लस y(y1) प्लस d टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। रिप्लेस h कॉमा k विथ x कॉमा y। तो फाइनली मैंने देखा कि मेरे पास जो लोकस आ रहा है क्यू पॉइंट का, जो क्यू पॉइंट का मेरे पास लोकस आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट एज अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है? t is equal to 0. तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड दैट इज t इज इक्वल टू 0। और वो स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है? t इज इक्वल टू 0 किसके रिस्पेक्ट में आ रही है अभी? ये जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लिखी थी विथ रिस्पेक्ट टू q यूज किया था ना मैंने, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? विथ रिस्पेक्ट में आ रही है, x1 y1 के रिस्पेक्ट में आ रही है, विथ रिस्पेक्ट टू p x1 y1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखो थ्योरी वाइज इतना कंप्लीट हो चुका है, मतलब पोल क्या है, पोलर क्या है, सब चीज बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर मैंने कोई पोल लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में जो मेरे पास लोकस ऑफ पोलर आएगा, लोकस ऑफ पोलर क्या है, मतलब बेसिकली पॉइंट क्यू जो आएगा लोकस ऑफ पोलर, दैट विल बी अ इक्वेशन व्हिच इज t इज इक्वल टू 0, व्हिच इज t इज इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा होगा ऐसा बिहाइंड द सीन्स, मतलब क्या चीजें हो रही होंगी जो चीजें हमें दिख नहीं रही हैं कि वही सेम ही इक्वेशन आ जा रही है, t इज इक्वल टू 0 हर बार। मैंने स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 h कॉमा k के लिए, बट फाइनली आई गॉट t इज इक्वल टू 0 फॉर x1 y1। अच्छा पहले एक समरी तो लिख लो। सो फॉर पोल polar will be t is equals to 0। किसी भी पोल के लिए polar will be t is equals to 0। अभी मैं केसेस बना के समझाऊंगा कि कैसे t is equals to 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, कैसे t is equals to 0 tangent की इक्वेशन भी हो जाती है, वो सारी चीजें अभी आई विल बी प्रूविंग दैट। बट देखो मीनवाइल पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सबको समझ में आया कि नहीं, तो मैं वापस से ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक पोल लिया, पोल से मैंने एक सीकेंट बनाया और सीकेंट से मैंने क्यू पॉइंट बनाया विच इज पोलर, मतलब जिसका लोकस पोलर होगा। अब मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि लोकस ऑफ क्यू विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस मेरा प्रूफ बस इतना सा था कि लोकस ऑफ क्यू विल बी स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पॉइंट क्यू एच कॉमा के वेरिएबल पॉइंट उसका लोकस निकालना है, तो उसका एच कॉमा के लिया, एक ए बी लिया मैंने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह एक्ट कर रही है, पासिंग थ्रू x1 y1। इतनी चीजें मुझे गिवन थी। तो सर्किल के इक्वेशन ऑफ ए बी विल बी t इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू x1 y1, ये मुझे पता था, ठीक है। ऑल्सो आई न्यू कि मेरे पास सर्किल की इक्वेशन पता थी, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, आई न्यू दिस सर्किल, ठीक है। तो वहां से मैंने सर्किल के लिए टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, xh प्लस yk प्लस ये होगी। Since AB is one of the lines and all the lines are passing through x1 y1, so x1 y1 should satisfy this tangent वाला equation, this tangent वाली equation। तो वहां मैं वापस से सब्स्टिट्यूट किया एंड h k को रिप्लेस कर लिया, तो आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लोकस, मतलब एक मुझे स्ट्रेट लाइन लोकस मिल गया। तो Q विल बी स्ट्रेट लाइन, ये मुझे पता चल गया यहाँ से। बट मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे ये चीज, एक और चीज मुझे दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि स्ट्रेट लाइन इज कमिंग आउट एज t इज इक्वल टू 0। और इस बार किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में आ रहा है, x1 पोल के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो वहां से मैंने क्या कंक्लूड किया कि पोल के लिए, फॉर एनी पोल, पोलर की जो इक्वेशन होगी, पोलर की जो इक्वेशन होगी वो t इज इक्वल टू 0 होगी। तो पॉइंट कुछ भी हो जाए, पॉइंट P कुछ भी हो जाए, उसके रिस्पेक्ट में इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर, तो दैट विल बी t इज इक्वल टू 0। अब इसको केसेस बना करके और ब्रीफ और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए थ्योरी इतनी ही थी, आपके लिए थ्योरी इतनी ही है कि पोल अगर गिवन है मुझे, तो पोलर की इक्वेशन निकालने को बोलेगा तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगी।
मतलब जितना आपके सिलेबस में उतनी थ्योरी इतनी है, बट मैं केसेस बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस का। तो कोई छोड़ करके मत जाना यार मीटिंग। सर वो जो पोल है, जैसी वो सर्कल में सेकेंड्स बना रहे, जैसी वो टैंजेंट बनाने के क्लोज होता चला जाएगा, वैसे ही जो उसका पोलर है वो सर्कल के एकदम क्लोज आने लग जाएगा। अब हम ऑब्वियसली उसे टैंजेंट तो डायरेक्टली ले नहीं सकते क्योंकि उससे पोलर बनेगा नहीं, बट इसलिए जब हम टैंजेंट लेते हैं तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी सेम ही आती है, उसी लाइन पर आएगी। ऐसा हो सकता है क्या रीजन? हाँ सॉर्ट ऑफ ऐसा ही हो रहा है। जैसे मान लो मेरा पोल बाहर है ना सर्कल के, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड्स बन रही हैं। तो हाँ, जो मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो मेरे पास फाइनली क्यू का पार्ट ट्रेस हो रहा है, देखो वो t इक्वल्स टू 0 हो रहा है। यहाँ मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की थी एक बार। हाँ सर। एवरीवन, मोहित ये याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने जब फिगर बनाया था तो मैंने बताया था कि तो ये देखो, ये पाथ क्यू ट्रेस कर रहा है वो t इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है क्या? तो किसी पोल के लिए जो पोलर की इक्वेशन आ रही है वो t इक्वल्स टू 0 आ रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जा रही है। तो केस 1 मैंने ऑलरेडी एक बार ऊपर ब्रीफ कर दिया है। केस 1 व्हेन पॉइंट P is outside circle, outside circle। तो अगर पॉइंट P आउटसाइड सर्कल है तो ये पॉइंट मैंने पहले ही ब्रीफ किया है कि यहाँ से, हाँ सर वो रिप्लेस x के विद x y किया था, तो वहाँ से आपने वो प्रूफ कैसे किया कि वो पोलर का इक्वेशन? एक सेकेंड बेटा बताता हूँ। ए बी ए डैश बी डैश, तो देखो अगर मैं पॉइंट एक पोल ले रहा हूँ और इस पोल से इफ आई एम ड्राइंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल सीकेंड्स, तो वो सारे जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वो क्या एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ रही है मेरे पास, t इक्वल्स टू 0 टाइप की आ रही है जो मैंने पहले ही पढ़ रखा था। तो पॉइंट Q का जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है एंड दैट इज कमिंग आउट एज t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली पॉइंट P के रिस्पेक्ट में t इक्वल्स टू 0 एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, क्योंकि x1, y1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन होगी। तो जो पोलर का पाथ ट्रेस होगा, जो पोलर का पाथ ट्रेस होगा, that will be coming out as t is equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t is equals to 0 यहाँ पे किसके लिए, फॉर पोल P। तो पोल P का अगर पोलर निकालोगे तो यहाँ पे, तो अगर इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल तो वो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है t is equals to 0। तो दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को बोला था कि अच्छा चलो अभी थोड़ा और आगे बताते हैं। हाँ शाकिरदीप क्या पूछ रहे थे, यहाँ से आपको क्या नहीं समझा? रिप्लेस x के विद x y किया था, तो वहाँ से वो कैसे समझा कि वो पोलर का इक्वेशन है? क्योंकि मैंने h के यहाँ तक निकाला। अब फाइनल स्टेप क्या होता है, मतलब ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, फाइनल स्टेप क्या होता है, h के को x y से सब्स्टिट्यूट कर दो, रिप्लेस कर लो, x y से रिप्लेस कर लिया, तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई है ये q का पाथ हो गया ना। यही तो करते हो ना लोकस में, क्या करते हो, h के लेते हो, गिवन कंडीशन को यूज करते हो, फाइनली जो इक्वेशन आ जाती है उसमें h के को रिप्लेस कर देते हो x और y से। तो फाइनल जो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसमें x y से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख गई। लकीली आई गॉट दिस इक्वेशन एज t is equals to 0। ओके ठीक है। केस 2, आदित्य अंदर वाले पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर पहले मैं वो वाला बता दूं, अगर पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही है। चलो ठीक है, इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल। हाँ सर, उसमें हमने टैंजेंट की इक्वेशन के लिए ऑलरेडी वही t is equal to 0 निकाला हुआ है, तो right। जो भी सेकंड बनेगा तो उसका दूसरा टैंजेंट हमेशा पहले वाले टैंजेंट को इंटरसेक्ट उसी लाइन पर करेगा, तो इसीलिए वही q का लोकस बन जाएगा, मतलब पोलर बन जाएगा। राइट, अगर मेरे पास पोल गिवन है, इससे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंस बना सकता हूँ। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड बनाऊंगा तो दिस विल ऑब्वियसली बी मीटिंग एट पॉइंट Q। ठीक है, अगर मान लो कोई और सेकेंड बनाता हूँ तो दिस विल बी अगेन ये मतलब ये इसी पॉइंट पे मीट करेगा ना। मतलब बेसिकली क्या होगा मेरे पास, देखो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ।
मेरे पास क्या होगा ना, एक मेरे पास फिक्स टैंजेंट होगी, वन टैंजेंट विल बी फिक्स, और बाकी सारी टैंजेंट्स जो होंगी, यही कह रहे थे ना? यस सर, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाकी उस टैंजेंट के ऊपर ही लाई करेगा, और ये वो लाइन फिक्स टैंजेंट हो गई। हाँ, ये फिक्स टैंजेंट हो गई, ये मेरी वेरिएबल टैंजेंट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम इस सिचुएशन में पॉइंट क्यू डैश इज हियर, तो ये मेरी वेरिएबल टैंजेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर एक सर्कल सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट लाइन कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले पॉइंट से आप एक ही टैंजेंट बना सकते हो ना, तो उस टैंजेंट को मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि पॉइंट पोल इज मेरा फिक्स होता है पोल, तो उससे एक टैंजेंट तो फिक्स हो गई। दूसरा, जितनी भी सीक्वेंस जाएंगी मेरे पास, जितनी भी सीक्वेंस जाएंगी, अगर आप उन सारी सीक्वेंस को बनाओगे तो वो हमेशा यहीं पे आके मिलेंगी, और दिस इक्वेशन विल बी t इज इक्वल टू 0, टैंजेंट की इक्वेशन। तो फॉर पोल p on circle t is equals to 0 क्या देगा मुझे? will give me tangent, will give me नहीं, सबको ही देगा, will give tangent tangent for that pole। ये पॉइंट समझ रहे हैं अदिति? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो देखो केस 1 में क्या हो रहा है, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल मिल रहा है तो t इज इक्वल टू 0 जो मुझे मिल रही है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रही है। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल मिल रहा है तो t इज इक्वल टू 0 जो मुझे मिल रहा है वो टैंजेंट की इक्वेशन मिल रही है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द पॉइंट p इज इनसाइड द सर्कल? केस 3, व्हाट विल हैपन इफ पॉइंट p इज इनसाइड द सर्कल? कोई मीटिंग छोड़ करके मत जाना यार प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। What will happen if point? ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ बेटा, एक मिनट कर रहा हूँ। बताओ पॉइंट पे अगर इनसाइड सर्कल होगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? वो जो t इक्वल्स टू 0 टैंजेंट क्या है, वो सिर्फ फिक्स्ड का ही होगा ना? डन सर, थैंक यू सर। t इज इक्वल्स टू 0 जो होगा वो क्या होगा? सर वो फिक्स्ड टैंजेंट का ही होगा ना? फिक्स टैंजेंट का इनसाइड द सर्कल पे टैंजेंट फिक्स है, ऑन सर्कल पे तो एक फिक्स टैंजेंट हो गई ना। हाँ, यहाँ पे केस 2 के लिए पूछ रहे हो? हाँ, तो वो फिक्स टैंजेंट वाली इक्वेशन ही हो जाएगी, क्योंकि सारा जितने भी क्यू डबल डैश क्यू पॉइंट लाई कर रहे हैं वो इसी लाइन पे लाई करेंगे ना, तो पोलर का लोकस विल बी टैंजेंट का इक्वेशन। Now case 3, what will happen if point P is inside the सर circle? इसमें जो भी सेकंड बन रहा होगा और उससे टैंजेंट्स बन रहे होंगे, तो वो जो सेकंड वाली लाइन होगी, वो जो टैंजेंट्स जो पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, ये वाली लाइन उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो, बट थोड़ा बेटर वे में कुछ और। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब रिलेशन ऐसे आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा। अच्छा ये देख लो, समझ में आ रहा है ना कि तो उसका पोलर कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, मेरा फिगर थोड़ा अजीब सा बन गया, बट ठीक है, समझ लो इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, जितने भी मैं सीक्वेंस बनाऊंगा एवरी सीक्वेंस विल बी लाइंग ऑन। अब अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया तो अगेन वो पाथ जा करके यहीं से ट्रेस करके कहीं नीचे बनेगा, सब इसी लाइन पे मिलेगा। तो क्या हो रहा है, ये मेरे पास पोल हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, एंड दिस लाइन इज कमिंग आउट एज माई पोलर मेरी इस लाइन पे लाई कर रही है। तो दिस लाइन शुड बी t is equals to 0. This line should be t is equals to 0. But what is happening actually when point P is inside the circle? अब ये चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी, राइट? आउटसाइड द सर्कल के लिए आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ लिया है, सेकंड के लिए तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया ना, याद होगा? यस सर। ऑन द सर्कल के लिए आपको पता है कि टैंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है, तो दिस इज समथिंग जो सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, कि लाइक व्हाई आर वी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन if point P is inside the circle, point P fix है तो।
यहीं से जो मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें बताई थी ना, एक इन्वर्जन वाली चीज बताई थी, जहाँ पे मैंने बोला था ना कि अगर सर्कुलर मिरर सर टाइप हम का हो लोग जाता जैसे है। बाहर पॉइंट रखा था तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो थी हमारी वो सर्कल के अंदर आ रही थी, पर हमने जस्ट उसके सर्कमफेरेंस पे रखा था तो फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी मतलब जो टैंजेंट था हाँ, मतलब मतलब उसी पॉइंट पे लाई कर रहा था, ऑन सर्किल लाई कर उसी रहा के था, थ्रू आ अब रही थी। बाहर तो रख अगर रहे हैं। हम सर्कमफेरेंस को एक ऐसे मिरर टाइप की जगह पर रख ले तो फिर हम पॉइंट को जैसे जैसे अंदर लाते चले जा रहे हैं, वो लाइन जो है वो बाहर आती चली जा रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा वैसा, सही समझ रहे हो। लाइक क्या हो रहा है ना कि अगर इस स्ट्रेट लाइन पे इफ यू आर कीपिंग एनीथिंग, तो बेसिकली मतलब इस t इक्वल्स टू 0 पे तो इसकी इमेज सॉर्ट ऑफ आपको इधर मिल रही है। एंड दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि अगर मैं कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पे लूंगा, तो इन्फिनिटी पे लेने पे क्या होगा कि सेंटर पे मुझे उसका इमेज मिलता है। याद आ रहा है? यस सर, इन्वर्जन क्योंकि वाली उसमें चीज बताई थी। सेंटर से हम टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर वो पैरेलल आ रहे थे, तो इसलिए इन्फिनिटी से हाँ, इन्फिनिटी से वहां पे आ रहा है, तो सॉर्ट ऑफ कुछ सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इफ पॉइंट P इज इनसाइड, इफ पॉइंट P पोल इज इनसाइड, तो पोलर विल बी आउटसाइड। अभी के लिए बस इतना ही याद हो कि पोलर इज आउटसाइड। इस केस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, दिस इज ऑब्वियसली वेरी आउट ऑफ सिलेबस। जब प्योर ज्योमेट्री पढ़ोगे तब इस चीज पे ध्यान रखोगे। बट ये देखो कैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0 और टैंजेंट भी t इक्वल टू 0 हो जाती है। तो वो चीज शायद यहाँ से आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ होगा पोलर से, राइट? थोड़ा बहुत ही समझा होगा तो बहुत है, क्योंकि मेन थिंग इज कि इक्वेशन क्यों आता है वो समझ में आया कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सेंटर के पास चलता जाएगा। सेम इक्वेशन क्यों है? सेम इक्वेशन क्यों है? t इक्वल्स टू 0। हाँ सर, वही सी और सी का t इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि मेथड सेम है ना, मैंने इररिस्पेक्टिव की पॉइंट बाहर हो कि अंदर हो, मैंने यूज तो वही किया है ना, t इक्वल्स टू 0 ही तो यूज किया है ना। मतलब अच्छा चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में पहले एक आध क्वेश्चन करवा लेना तो मुझे इक्वल टू 0 अंदर के लिए डिफाइन क्यों हो रहा है, वही नहीं समझ रहा इनसाइड के लिए। वो इस प्रूफ को देखो ना। अच्छा चलो ठीक है, एक बार इस चीज पे बाद में बात करेंगे, बट मैं एक चीज और दिखा दूं। समझ में आया, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आप बता रहे थे उस हिसाब से पूछा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन इस पे बाद में देखेंगे फिर। हाँ अभी समझा ही देता हूँ। क्या कह रहे हो? केस 1 में पूछ रहे हो कि अगर पॉइंट P बाहर है तो why is it कि this equation is coming out as t is equals to 0, ये पूछ रहे हो? हाँ सर, इनसाइड। अच्छा अब देखो, अगर ये चीज प्रूफ समझ में आया तो ये चीज समझ में आया होगा ना कि किसी भी पोल के लिए इररिस्पेक्टिव की पोल कहाँ पे हो, जो मेरे पास लोकस ऑफ क्यू आता है, जो मेरे पास लोकस ऑफ पोलर आता है, वो क्या कहते हैं, t is equals to 0 होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इफ दैट इज हैपनिंग, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास पोल P है, ठीक है। अब मेरे पास पोल P है और एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है 7:20 हो गया। हाँ इफ मेरे पास पोल P है तो फिर Q जो भी ट्रेस करे, मतलब जो इक्वेशन आएगी पाथ Q के पाथ की, वो t इज इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। अच्छा तुम फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहे हो, लाइक वो तो तुम्हें समझ में ही आ गया कि t इज इक्वल्स टू 0 क्यों आ रहा है। हाँ सर, वो प्रूफ तो अब फिजिकल सिग्निफिकेंस से बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं कैसे समझाऊं इसको। बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बताना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का पोलर का कहाँ पे होता है। ठीक है, मैं कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस लेकर के आता हूँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी दिखाऊंगा मैंने नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके सर।
ठीक है, चलो फिर अभी तो एक्सेस हो रहा है, अगर 7:30 से तुम लोग का कोई और लेक्चर नहीं होता तो फिर वी कुड हैव कंटिन्यूड। मैं इस पे एक क्वेश्चन दिखाता और कैसे दिखाता कि कैसे क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन को आप पोलर के थ्रू यूज कर सकते हो। बट ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक बार मुझे याद दिला देना, मुझे वीडियोस दिखाने हैं, ऑल्सो मुझे कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है? Yes, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Good sir. day, good day, sir. Thank you, sir. सर बाय बाय Thank you, sir. Good day, sir. बाय।